Hello friend, today's topic about ACC and ACC 01। पिछली सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नई वीडियो बनाई जा रही है और ये सीरीज पूरी कंप्लीट की जाएगी आप सभी के लिए। तो बने रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, चॉइस आपकी है। ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं ACC 01। दो बातें मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहली बात ये कि ACC 01 ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और ये अब तो पेपर में आपकी हेल्प करेगा, लेकिन साथ में ये आपको इन फ्यूचर भी हेल्प बहुत ज़्यादा करने वाला है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट एक तरह से पार्ट ऑफ लाइफ है। इस पर ध्यानपूर्वक ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो बेटर ऑप्शन रहेगा। सबसे अच्छी बात हम ये कहना चाहेंगे कि इस वीडियो में हम सबसे पहले दो चरणों में इस वीडियो को हम देखेंगे। सबसे पहला चरण हमारा ये रहेगा कि हम क्वेश्चनों पे ध्यान देंगे, उसके बेस पे हम उसमें पढ़ेंगे किताब में क्या क्या हमें अच्छा पढ़ना है, और हम आखिरी में ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन को किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, क्या टॉपिक उसमें ऐड करने क्या हटाने, इस बातों पर भी हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम दिसंबर 2018 का पेपर देख रहे हैं और इस पेपर में सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो आज का जो हमारी इकाई है वो 5 है और उसमें हम खेल के बारे में जानेंगे कि कैसे किस प्रकार खेल बच्चों के शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और उसके शरीर में उनकी हड्डियों के लिए किस प्रकार इम्पोर्टेंट हैं, ये सब चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें हम इस पॉइंट को, इस इकाई को पढ़ के हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पहला ही तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि खेल बच्चों के विकास को किस तरह बढ़ावा देता है, उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। और ये क्वेश्चन 20 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं वो क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात देखें। इसके बाद अगर हम देखें कोई और क्वेश्चन है जिसे हम इस इकाई को पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं, तो वो है कि बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन करने के किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए। ये भी हम इसी से ही कर सकते हैं। खेल खेल में हम बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। उसके बाद पालनकर्ता बच्चों में परोपकारिता और सहानुभूति को कैसे बढ़ावा दे सकता है, ये भी हम खेल के द्वारा इसमें कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, खेल वाला फंडा भी। इसके बाद नेक्स्ट आता है सालापुर बच्चों की तर्क शक्ति के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। ये भी हम खेल के माध्यम से समझा सकते हैं। मतलब ये खेल एक ऐसा टॉपिक बना दिया है, हम हर क्वेश्चन में चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे उसकी तार्किक व्यवस्था को अच्छा करना हो या उसकी मेंट उसके मन की बातों को और अच्छा करना हो, उसमें उसके व्यवहार को बदलना हो। खेल बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है जिसके अनुसार हम बच्चों को अच्छे से शिक्षा और जल्दी से जल्दी हर चीज़ को सिखा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है जून 2017 का है और इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो यही है, हमें क्रियाएं बतानी होती है। मैं पहले ही वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि ये जो खेल क्रिया होती है कौन सी सूक्ष्म क्रियात्मक क्रियाएं हैं, कैसे क्रियाएं, इन सब बातों को पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन के क्या क्या हो सकता है जो हमारे इस इकाई को पढ़ के हम कंप्लीट कर सकते हैं। जीवन के प्रथम वर्ष में शारीरिक विकास के मानदंडों को सूचीबद्ध कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। खेल के माध्यम से जब बच्चा खेलता है तो किस प्रकार उसके शरीर की हड्डियों का विकास होता है, उसके मानसिक रूप से उसकी जो सोचने की पावर है उसका विकास होता है। तो मतलब इस क्वेश्चन को भी हम टैकल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख योजनाओं के बारे में लिख सकते हैं। खेल के माध्यम से भी आप जानते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन है कि खेल के माध्यम से भी सरकार ने कई कई नियम बना रखे। स्कूलों में बोला गया है कि बच्चों को खिलाए ज़्यादा, जिससे उन्हें क्या हो, उनके मानसिक रूप से उनका विकास हो पाए। तो इस प्रकार हम सभी क्वेश्चन पेपर में देखते जा रहे हैं और यहाँ पर भी ये सन 2018 जून का क्वेश्चन पेपर है और इस पेपर में हम यही है, परोपकारिता और सहानुभूति फिर से आ गया है और ये बीच में अंतर बताना है कि हमें इनके बीच में। नेक्स्ट को टॉपिक ये है, फिर से हमें वही खेल क्रिया, विकास क्रियाओं के बारे में 10 नंबर का ये आते आता है। वो बहुत ही सिंपल इजी है, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ।
और आगे भी मैं इन बातों को और क्लियर करता चलूँगा आगे टॉपिक आने वालों में। देखिए, शाला पूर्व केंद्र में बच्चों को खेल क्रियाओं के माध्यम से सिखाना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण देते हुए सालपुर बच्चों की विचार शक्ति की कोई 4 विशेषताएं बताइए। इस क्वेश्चन को भी हम टैकल कर सकते हैं। 2 वर्षीय बच्चों की विचार शक्ति के विकास को बढ़ावा देने वाली 2 क्रियाएं बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, समाजीकरण से क्या अभिप्राय है और वे कौन से दो दो अलग अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चों को सामाजिक बनाया जा सकता है, उदाहरण देते हुए समझाइए। ये भी खेल माध्यम से ही कंप्लीट हम कर सकते हैं। कितना इजी ये क्वेश्चन है। तो मतलब एक इकाई पढ़कर अगर आपने इकाई अच्छे से पढ़ ली तो आप कई क्वेश्चनों को टैकल कर पाएंगे, और खासकर अपने आप खुद भी इन सभी चरणों से गुजर चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और चैप्टर को, जो आज की इकाई है 5, और विकास के खेल का है महत्व। इसमें हम कई प्रकार की चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि खेल क्या है, विकास में खेल की भूमिका क्या है, और खेल विकास में क्या बढ़ावा देता है, उसके संज्ञात्मक विकास में, चीज़ों को पहचानने में, कल्पना शक्ति उसकी किस प्रकार वो कल्पना करता है और अपने आप को और सर्जन बनाता है और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, शारीरिक क्रिया और को कैसे वो विकास में उसके बढ़ावा होता है, भाषा कैसे वो सीखता है, और खेल द्वारा बच्चों में समाजीकरण होना कैसे सीखते हैं वे, और खेल भावात्मक विकास में कैसे सहायता प्रदान करता है। मतलब ये यूनिट बहुत ही बढ़िया यूनिट होने वाली है। बस आप वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए और बस इमेजिनेशन करते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा कि वो क्या कहना चाहता है। बस आपको सुनना है और बस इमेजिनेशन करनी है, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ लिंक करी हुई वस्तुओं को ही याद रखता है, और ये तो आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है। खेल क्या है? यदि बच्चे चुपचाप बैठे हैं ना, तो वो चुपचाप बैठ नहीं पाते। ये हम सभी जानते हैं। जब भी बच्चे को हम चुपचाप बिठाया जाता है तो कभी चुपचाप बैठ नहीं पाते, वो कुछ ना कुछ करने लगते हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्रिया करने लगते हैं, और वो उन क्रियाओं में अपना एक खेल ढूंढ लेते हैं। और ये खेल अपितु वयस्क भी खेलते हैं। वयस्क भी ऐसे नहीं है कि वे नहीं खेलते, जो बड़े लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं खेल खेलते हैं। खेल से हमारा तात्पर्य ये है कि चलिए खेल का एक अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 3 वर्षीय अभिनव बच्चे टहलते हुए पौधों में पानी देने वाले पाइप उठाता है, और वह पाइप को जमीन में थोड़ा ऊपर उठाता है और घास पर गिरते हुए पानी को ध्यान से देखता है। फिर वह पाइप के अंतिम छोर को एकाग्र होकर देखता है, मतलब ध्यानपूर्वक वो देख रहा है उस पाइप को। उसमें अपनी उंगली को डाल देता है, कभी उस फुहारे की ओर गिराने लगता है, कभी पाइप से निकलकर कुछ पानी से खेलने लगता है। अब आप सोचोगे मैं आपको ये पढ़ कर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसको अपने एक एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं कि बच्चों के खेल की परिभाषा के बाद आप ये ऐड कर सकते हैं उसमें क्वेश्चन में, तो आपको बहुत अच्छा और नंबर भी दिलवा सकता है। इसी प्रकार अभिनव ऊपर कुछ पौधे पे गिराता है, कुछ देर बाद अभिनव अपनी उंगली बाहर निकालता है, फिर वापस पाइप के मुंह में डाल देता है और अगले 10 मिनट तक इसी क्रिया से तल्लीन रहता है। मतलब इसी क्रिया को बार बार वो करता रहता है। 5 महीने की शशि जमीन पर बिछी चादर को लेटी हुई है, कभी अपनी टांगे कभी अपने बाहों को हिला रही है। ऐसा करते हुए भी वो चादर का एक कोना उसके हाथ में आ जाता है। शशि उसे मुंह में डालने की कोशिश करती है, तभी उसकी माँ उसके ऊपर से चादर निकाल लेती है और उसे खिलौना दे देती है। शशि उसे कुछ भी मुंह में डाल लेती है, फिर भी वह खिलौना हाथ से दबाती है और पुनः मुंह में डालने की कोशिश करती है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों में अंदर से एक उत्सुकता होती है, वो शांत नहीं बैठना, बस एक उनके अंदर एक उत्सुकता इस बात के रहते हुए एक्साइटेड होते हैं कि कुछ नया सीखने के लिए, कि हमें कुछ नया सीखना है। वो इसी बारे में लगे रहते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सारे यही एग्जाम्पल बताए गए हैं। आप इन एग्जाम्पलों को, आपको ये पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको मैंने पढ़ के सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है जो आप रिलेट कर पाए हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आप एक क्वेश्चन है खेल की, थोड़ी सी खेल के बारे में बताइए, बच्चों के बारे में बता दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये एग्जाम्पल दे देंगे, और ये एग्जाम्पल आपके आंखों सामने का हाल है। आप किसी न किसी बच्चे को देखते होंगे अपने घर में, बाहर कहीं भी आप देखते होंगे, तो ये हकीकत है। ये कोई हमें पढ़ना नहीं है, रट्टे नहीं मारने, सिर्फ एक समझ लिया, सुन लिया कि हम क्या कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में आपने डेफिनेशन दे दी खेल की, थोड़ा सा बता दिया, उसके बाद आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, तो
एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और वो ये सोचेगा कि ये क्वेश्चन उसने खुद अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से बना के लिखा है। ऐसे ही ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं सारे, कि बच्चे किस प्रकार क्रिया करते हैं, कैसे खेलते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, वो होता है अंतिम बात। खेल ऐसी क्रिया है जिसमें बच्चे बालिका स्वेच्छा और खुशी से हिस्सा लेते हैं, अर्थात खेलने के लिए कोई उन पर दबाव नहीं डालता। खेल उनका योगदान सक्रिय होता है। वयस्क प्राय ऐसा मानते हैं कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो वे उस क्रिया के बारे में गंभीर नहीं होते। यह धारणा बिल्कुल गलत है। बच्चे अपने खेल को बहुत ही सादगी से लेते हैं। अगर उनके खेल में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करे या उनके बदलाव करे तो बच्चे को इसे पसंद नहीं करते हैं। बच्चे को अपनी खेल की क्रियाओं के अलग अलग नियम होते हैं। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो शोधकर्ता होते हैं उन्होंने अपनी एक बताई हुई है बातें, वो हमें जाननी चाहिए। शोधकर्ता ने यह जानने की कोशिश की कि बच्चे और वयस्क अपने काफ़ी समय खेल में क्यों व्यतीत करते हैं। इस बारे में अलग अलग विचार हैं। कुछ शोधकर्ता के मतानुसार खेल जीवन की समस्या और वास्तविकताओं से पलायन है। मतलब कभी भी अगर मैं एक शॉर्ट टर्म में बात कहना चाहूँ कि जब भी एक इंसान को ज़्यादा टेंशन होती है या फिर वो किसी बात से बहुत परेशान होता है, तो खेल एक ऐसा माध्यम है, ऐसा तरीका है जिसके द्वारा वो उन सभी समस्याओं से, वास्तविकताओं को कुछ समय के लिए भुला देता है। कुछ खेल तो एक विश्रामद क्रिया के रूप में भी खेले जाते हैं, जैसे लूडो हो गई, और कई तरह के खेल हैं जो वो आराम से बैठ के भी खेल सकता है। अन्य लोगों के दृष्टिकोण यह है कि खेल द्वारा हमारे शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होती है। बच्चों की खेल क्रियाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह भी है कि खेल द्वारा बच्चे वयस्कों की भूमिका निभाने के लिए तैयार होते हैं, और यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि खेल द्वारा बच्चों को क्या लाभ होता है। ठीक है, एक छोटी सी बात यहाँ ये है, हमने वो क्वेश्चन देखा था समाजीकरण वाला, उस क्वेश्चन में हम क्या बात यहाँ से हमें रिलेट कर रही है, वो बात ये रिलेट कर रही है कि बच्चे भूमिका निभाते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों को देखते हैं, और बड़ों को, भाई को, बहन को, पापा को, मम्मी को, इन सबको देखते हैं, तो वो उनकी भूमिका निभाते हैं। आपने देखा होगा बच्चा अकेला होता है तो अपने गुड़ियों को रख लेगा, एक भूमिका निभाता है, और जो वो भूमिका निभाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो समाज में एक जो रिश्ते हैं उसकी भूमिका निभा रहा है, यानी उसके अंदर धीरे धीरे समाजीकरण भी हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे जब अपने बड़ों को देखते हैं, उन्हें समझते हैं कि वे हमसे क्या रिश्ते हैं, उनसे हमारे, तो उन सभी रिश्तों को ध्यान में रखते हुए वे भूमिका निभाते हैं। कहीं ना कहीं ये भूमिका निभाना ही उनमें समाज में रहने के लिए उन्हें और परिपक्व करता है और उनके अंदर और भी विकास करता है। तो इस प्रकार वो क्वेश्चन यहाँ से रिलेट होता है। इसके साथ ही शोधकर्ता इस बात से भी सहमत होते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं खेल से। विकास को गति मिलती है, अध्ययनों से प्रामाणिकता होती है। जिन बच्चों को खेलने के अवसर और प्रेरणा नहीं मिलते, वे विकास के हर क्षेत्र में पिछड़े रह जाते हैं। अनाथालय में बच्चे होते हैं बहुत सारे, और उनको कपड़े भी मिलते हैं, पढ़ाई भी मिलती है, रहन सहन भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं शोधकर्ताओं ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि उन बच्चों में कमी होती है। कमी हम इस प्रकार के कह सकते हैं क्योंकि उन्हें एक माता पिता का अटेंशन नहीं मिल पाया। जो एक अटेंशन अपने हर पेरेंट्स का अपने बच्चे के लिए होता है, उसकी परवाह होती है, वो वहाँ उन्हें नहीं मिल पाई। दूसरी बात, उन्हें वहाँ पर एजुकेशन मिले, कपड़े मिले, रहन सहन मिला, अच्छी बात है, सब मिला, लेकिन कहीं ना कहीं वे खेल के माध्यम से भी दूर रहे, और वो खेल का माध्यम भी उनमें कहीं ना कहीं उनके शारीरिक विकास को, उनके मानसिक विकास को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उन्हें वो खेल खेलने को नहीं मिले हैं। इसी के साथ यहाँ पे यही सब बातें बताई गई हैं कि उन्हें किस प्रकार संस्थाओं में रखा गया, पालनों में लिटाया भी गया, चारों कपड़े ढके भी थे, शिशु पालन से
पालनों से बाहर कुछ नहीं देख पाते थे। बच्चों के आसपास पालने लटके खिलौने अतिरिक्त कोई खिलौना नहीं होता था, और यह खिलौने इतनी दूर लटके होते थे कि इन इन बच्चों तक इनकी पहुंच भी नहीं पाते थे। बच्चों का जो सारा सारा दिन पालने में पड़े बीतता था, उन्हें कुछ नया सीखने, सुनने और छूने को नहीं मिलता था। अवलोकन से यह पाया गया कि बच्चों की संज्ञात जो उनका संज्ञात्मक है, जो भाषा है संबंधी और शारीरिक संबंधी विकास है, वो अन्य बातों की तुलना में बहुत ही धीमा था। पालनों के आसपास से केवल कपड़ा हटाने पर जब बच्चे अन्य शिशुओं और वयस्कों को देख पाते थे, उनकी स्फूर्ति और सजगता को उनका बहुत फर्क आया। तो इस बात को भी हमने ध्यान दिया कि किस प्रकार अनाथालय में रहने वाले बच्चे और जो एक घर में एक पेरेंट्स के पास होते हैं जो बच्चे, उनमें क्या अंतर होता है, उनमें किस प्रकार क्या क्या बातें अलग होती है, क्या क्या उनमें विकास नहीं हो पाता है। तो इस बात को हम एक तरह से एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि हमसे पूछा जाए कि खेल विकास में किस प्रकार सहायता करता है, तो खेल विकास में तो सहायता इस प्रकार करता है, लेकिन साथ में हम ये अनाथालय वाला टॉपिक वहाँ पे बता सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि खेल ना होने से और इंसानों का व्यवहार ना होने से बच्चे पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी के साथ विकास में खेल की भूमिका, जो नेक्स्ट 5.3 में विकास में खेल की भूमिका को हम देखें, इसमें है खेल संज्ञात्मक विकास को आगे बढ़ाता है। देखिए इस पॉइंट को मैं बताता हूँ आपको क्या है। जब बच्चा होता है छोटा सा, तो वो हर चीज़ को देखता है, छोटे छोटे, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज़ हो, चाहे वो एक टॉय हो या फिर घर में रहने वाले लोग हो या फिर कोई खिलौना हो, कोई कांच का खिलौना हो, बर्तन हो, मिट्टी के डले हो, ईंटें हो, वो सबको देखता है और सबको छूता है, और फिर वो उन्हें छू छू के ये संज्ञान भी लेता है, उसको ये ज्ञान भी होता है कि ये वस्तु क्या है। जिस प्रकार अगर हम एक एग्जाम्पल लें, तो इस एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान से सुने कि एक बच्चा है, उसने एक मिट्टी का, जो मिट्टी के बर्तन होते उसको लिया उसने और उसको ज़मीन पर फेंका। जब उससे वो फेंका वो टूट गया, तो उसके अंदर उत्सुकता उठी, ये प्रश्न उठा कि ये टूट कैसे गया। उसने एक कटोरी ली, कटोरी को फेंका, वो नहीं टूटी, तो उसे इसके मन में प्रश्न उठा कि ये क्यों टूटा। उसने फिर क्या किया, दोबारा गया, उसमें फिर से एक टुकड़ा को उठाया मिट्टी के बर्तन का और उससे फेंका, वो भी टूट गया। फिर उसके दोबारा उत्सुकता, उन्होंने फिर दोबारा से उसको उठाया और छोटा हिस्सा था बहुत ज़्यादा, उसको फेंका तो वो नहीं टूटा। तो उसके मन में उत्सुकता बढ़ती गई कि जब मैंने इस कटोरी को फेंका स्टील की तो ये टूटी नहीं, लेकिन जब मैंने लकड़ी इस मिट्टी की बर्तन को फेंका तो ये टूट गई, तो इसका कारण क्या है। लेकिन उस समय अगर इसका कोई जवाब दे सकता तो उसकी और उसके मानसिक विकास हो जाता, मानसिक विकास होता। तो कहीं ना कहीं उसके समझ में आया कि ये मिट्टी की चीज़ है, इसको अगर फेंकते हैं तो टूट जाती है, ये स्टील की चीज़ है जिसको फेंकने से नहीं टूटती। तो ये बात उसके अंदर धीरे धीरे उसके संज्ञान को, चीज़ों को छू कर उसे मालूम करने के लिए कि चीज़ मजबूत है, ये कमज़ोर है, ये सब उसमें उसके मानसिक विकास को, उसके संज्ञान के विकास को बढ़ावा देती हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चित्र है, किस प्रकार बच्चे मिट्टी को छूकर और पेड़ पौधे लगाकर ये संज्ञान कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि किस प्रकार ये मिट्टी है, ये कैसी होती है, पेड़ पौधे कैसे होते हैं। ये सब उनके छूने की क्रिया, देखने की क्रिया उनके संज्ञान को बढ़ावा देती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि पालनकर्ता की भूमिका क्या है। देखिए पालनकर्ता की भूमिका बहुत ही अहम होती है। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बेस्ट बनाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये नहीं पता कि उसको किस प्रकार परवरिश देनी है। गूगल बॉय, चाहे जानवी पवार हो, कोई भी हो, अगर आज वे बेस्ट बने हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनमें सबसे अहम रोल जो है ना, वो उनके माता पिता की परवरिश का है, क्योंकि परवरिश ही हमें वो, उन्होंने उनके लिए वो वातावरण बनाया है, ऐसा वातावरण कि जिसमें अगर वे बच्चे ना होके कोई और बच्चा भी होता ना, तो वो भी उन्हीं की तरह ही बन जाता। गूगल बॉय
क्या आपने देखा होगा यूट्यूब पे कई वीडियो पड़ी है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि केवल वो ही बन सकता था, उस जैसा और भी बन सकता है अगर उस वातावरण में रहे, वो वातावरण उसको मिले, सेम परवरिश उसकी की जाए। हाँ, हर बच्चे में मानसिक और शारीरिक रूप से अंतर हो सकता है, लेकिन वो वातावरण उसको खुद बदलने पर, उसको बदलने के लिए प्रेरित करता है, और ये सबसे अहम पॉइंट है। तो पालनकर्ता की भूमिका बहुत ही अहम होती है बच्चों के लिए। चलिए इस बात को हम इस किताब के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या कहते हैं। बच्चे कुछ करने से ही सीखते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि पालनकर्ता की उसमें कोई भूमिका नहीं है। सबसे पहले पालनकर्ता की आवश्यकता इसलिए है कि वह बच्चों को उनकी खोज समझने में मदद कर सके। शायद राधा यह समझ गई हो कि बहुत सारे टुकड़े नहीं टूटते, पर यह भी निश्चित रूप से वह यह कह सकते हैं कि यह तो ही है। ऐसे अन्य अवसर मिलने पर वह बात समझ जाएगी, परंतु पालनकर्ता यह समझने में उसकी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर पालनकर्ता राधा के साथ होता तो वह राधा का ध्यान उन संभावनाओं की ओर भी केंद्रित कर सकता था जिसके बारे में राधा ने सोचा नहीं था। वह यह कह सकती थी कि राधा, क्या तुमने यह देखा कि बर्तन तो टूट गया पर छोटे छोटे टुकड़े नहीं टूटे। तो कहीं ना कहीं अगर वो इन क्वेश्चनों को उसके सामने रखता तो वो जो क्वेश्चन उसके दिमाग में नहीं उठे वो क्वेश्चन भी उसमें ऐड हो जाते, तो उसका विकास में, उसकी बातों की जानकारी में और भी ज़्यादा रुचि बढ़ जाती। इसी के साथ अगर हम द्वितीय देखें, पालनकर्ता बच्चों की खोज को विस्तृत कर सकता है, यानी उसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। वह राधा के नए प्रयोगों को कह सकती है, जैसे कि राधा, अब इन छोटे टुकड़ों को मुलायम सतह पर फेंको, जैसे कि घास, रेत, पानी, और देखो क्या होता है। इससे यह प्रयोग अन्य खोज का कारण भी बन सकता था, जैसे कि भारी चीज़ें पानी में डूब जाती है, घास पर मिट्टी का टुकड़ा नहीं टूटता, इत्यादि जैसे। तो साथ ही साथ पालनकर्ता को चाहिए कि बच्चों को खोज के लिए अवसर प्रदान करें। बच्चे तब ही सीखते हैं जब उन्हें खेल सामग्री खेलने के लिए दी जाती है और स्वयं कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्कूलों में सबसे बड़ा आज के टाइम में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि छोटे बच्चों को एक ही जगह पे बिठा दिया जाता है, उनको खेल के माध्यम से कुछ नहीं सिखाया जाता, बस उन्हें पढ़ाया जाता है, और वो जो पढ़ाया जाता है उसके कारण वे एक बोरियत फील करते हैं, जिसके कारण वो सीखते कुछ नहीं है। तो इसलिए बच्चे के लिए सबसे अहम है बचपन में वो है खेल। खेल के माध्यम से हर चीज़ को बच्चे को जल्द से जल्द सिखाया जा सकता है। अतः पालनकर्ता को सदैव इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि बच्चे स्वयं कुछ खोजें और कुछ करें। उसे बच्चों को ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जिसके द्वारा बच्चे कुछ नया सीख सके। जब पालनकर्ता ऐसे कर रही हो तो उसे बच्चों को रुचि और संज्ञानात्मक विकास के स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए पानी से खेले जाने वाले खेलों को लीजिए। बच्चों को पानी में भरा बर्तन, कुछ अलग अलग तरह की वस्तुएं दीजिए जिनमें कुछ पानी में तैरने वाली हो और कुछ डूबने वाली हो, और इसके माध्यम से उन्हें समझाइए कि किस प्रकार ये पानी ऊपर डूबती है और ये चीज़ें पानी में डूब जाती है, वजन के कारण, उनके कारण उनको बताइए और उन्हें उस खेल में लगाइए। तो कहीं ना कहीं उनकी रुचि बढ़ रही है सीखने की ओर, वो कुछ नया सीख रहे हैं और जल्द से जल्द सीख रहे हैं, क्योंकि आप सोचे वो अपना आप सीख जाए तो उसमें टाइम लगेगा। अगर आप खुद ही ऐसी गतिविधियों का आयोजन करने लगे तो वो जल्द से जल्द सीखेंगे। तो इससे मान लीजिए कि उसका मानसिक विकास और तेज़ी से हो रहा है। नेक्स्ट बातें देखें, पालनकर्ता को खेल के माध्यम से रंग, आकार, अंक, मौसम, विभिन्न प्रकार की चिड़ियों, पौधों इत्यादि के बारे में उसे जानने में मदद करनी चाहिए। बच्चे खेल द्वारा
बड़ी बड़ी छोटी छोटी लंबी चिकनी हल्की भारी चीज़ें जैसी होती है उनकी संकल्पनाएं परिचित कराई कि देखे हुए भारी है, ये हल्की है, ये कठोर है, ये हल टूट जाती है, मुलायम है, इस प्रकार की चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा इस पूरी बात को पढ़ के कि एक परवरिश करने वाला व्यक्ति, पालन करता करने वाला, उसका क्या अहमियत होती है। अगर उसकी अहमियत है तो जब हम खेल के वाला क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एक हेडिंग डाल के पालन करता हम ये भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है खेल कल्पनाशीलता और सर्जनात्मकता को बढ़ावा कैसे देता है। देखिए, कल्पनाशीलता की हम बात कर रहे हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूँगा। बचपन में कार्टून्स चलते थे, रुकेंडो और फाइटें देखते थे बच्चे। तो वो सब क्यों देखते थे? खिलौने से खेल रहे हैं तो वो सब क्या है, वो उन्होंने देखा है और वो फिर उसकी कल्पना कर रहे हैं। कभी अपने आप को वो नए नए किरदार बनाने लगते हैं, कभी कल्पना करके अपने आप को राजा बनाने लगते हैं, कभी चोर सिपाही बन जाते हैं। तो ये सब उनकी कल्पना का ही एक भाग है और ये कल्पनाशीलता ही उन्हें समाज में सभी रिश्तों को निभाने के बारे में और उन्हें रहने के बारे में वो वातावरण बनाने में हेल्प करते हैं। चलिए इसे समझते हैं यूनिट को थोड़ा सा पढ़ के और बाकी समझ के। खेल में बच्चे कल्पना द्वारा अलग अलग भूमिका निभाते हैं। ऐसे करते हुए उनकी उनकी बातचीत और व्यवहार और व्यक्ति के अनुसार होता है जिनकी वे भूमिका निभा रहे होते हैं। इस कल्पना में वे उन व्यक्तियों के विचार और भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, खेल में बालिका गुड़िया की माँ बनकर कहती है उसे ट्रॉफी नहीं मिलेगी क्योंकि यह उसके लिए हानिकारक है। तो शायद ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जब उसने अपनी माँ से टॉफ़ी मांगी होगी तो उसकी माँ ने उसे यही बात समझाई होगी। जिस प्रकार बच्चे के खेल खेल में माँ की नकल करते उसने उचित व्यवहार करके सीख रही है। नाटक करना बच्चों के खेल का एक अभिन्न हिस्सा है। खेल में बालिका वास्तविकता से हटकर कर कुछ सृजनात्मक करती है। टूटी प्लेट 3 वर्षीय बच्ची बालिका के लिए टेबल बन जाती है। 10 वर्ष के बालक के लिए अंतरिक्ष यान बन जाता है। माचिस की डिब्बों की पंक्ति उसकी रेलगाड़ी बन जाती है। ये रेलगाड़ी खेलते हुए बच्चों के जंगल से गुजरने, नदी का पार करने और डकैतों से लड़ने का नाटक करते हैं। यह देखकर हैरान हो कि रेल की पटरी ना चलकर सड़क पर ही चल रही है। यह आवश्यक नहीं है। खेल यथार्थ ही दर्शाएं। खेल एक ऐसी लचीली स्थिति है जो किसी बच्चे को सृजनात्मक होने का मौका देता है। खेल एक कल्पना शक्ति को विकसित करता है और यह बच्चों को दैनिक स्थितियों में झूलने में भी मदद करता है। आप जानते हैं कि जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, हर चीज़ को एक लिंक करते हैं और लिंक करने से ना वो चीज़ हम कभी नहीं भूलते। ये एक हकीकत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए लखनऊ किस नदी के किनारे है, आप 10 बार पढ़ेंगे, 100 बार पढ़ेंगे, आप भूल जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ कभी नहीं भूलेंगे। लखनऊ, लखनऊ से क्या बनता है? लाख। लखनऊ को अगर हम थोड़ा सा उसमें से चेंजेस करें तो लखनऊ से बनता है लाख। और लाखों की सिर्फ क्या आती है? लाखों की सिर्फ आती है गाय, क्योंकि गाय महंगी है तो गाय का दूध भी महंगा है। तो लाखों की क्या आती है? गाय आती है। तो आपने कईयों को सुना होगा यार इतने लाखों की गाय हैं, इतनी महंगी गाय हैं। तो लाखों की क्या आती है? गाय। तो बस हो गई ट्रिक कंप्लीट। यानी लखनऊ जो बसा हुआ है वो गाय, और गाय से कौन सी ऐसी नदी है जिसका नाम गाय पर है? गोमती नदी। तो गोमती नदी जो है उसी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट पॉइंट को बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए जौनपुर, अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ट्रिक हम लेते हैं। जौनपुर की अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा आज के टाइम में मोटू पतलू एक सीरियल बहुत चल रहा है बच्चों का, तो उसमें जॉन है। तो जब भी जॉन चोरी करने आता है या फिर कुछ भी करना आता है तो मोटू उसको मिलकर केवल इतना ही कहता है जॉन गो, मतलब जॉन भाग जाओ यहाँ से, यहाँ चोरी मत करो, जॉन गो। अब यहाँ से मैं क्या पता चला है? जॉन गो। तो जॉन से तो पता चला जौनपुर और गो से पता चला
गो से मतलब गोमती नदी। तो सिर्फ इतने से रिलेट, और इसको इंसान कभी नहीं भूल सकता क्योंकि वो डेली रूटीन में इसको देखता है। तो इसी प्रकार उसकी कल्पनाशीलता जितनी मजबूत होगी, जितनी उसकी कल्पनाशीलता मजबूत होगी, वह चीज़ों को उतनी जल्दी याद कर सकता है और अधिक समय तक याद रख सकता है। तो कल्पनाशीलता ही सबसे अहम इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, खेल शारीरिक और क्रियात्मक विकास को कैसे बढ़ावा देता है। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि शारीरिक और क्रियात्मक कौशलों को विकास का अभ्यास करने पर निर्भर है, मतलब जैसे वो अभ्यास करता है। खेल एक ऐसी क्रिया है जो बच्चों को अभ्यास के पर्याप्त अवसर प्रदान भी करता है। निम्नलिखित घटना पर इस बात को हम स्पष्ट करेंगे। चलिए एक बात करते हैं। एक 4 महीने के शिशु की माँ उसको आगे एक झुंझुना रख देती है और शिशु का ध्यान झुंझुने की तरफ आकर्षित होता है। वह अपनी पीठ के पेट पर एक पलट कर उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। यह करने के लिए उसके लिए मांसपेशियों का समन्वय जरूरी है। बार बार झुंझुने तक पहुंचने का प्रयास में शिशु को पलटी खाने का अवसर मिलता है और धीरे धीरे यह आसानी से वह कर लेता है। बच्चे जब ईंटों की एक पंक्ति पर चलने की कोशिश करते हैं तो दीवार पर फाँकते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, झूलों पर लटकते हैं, दौड़ने के लिए खेल खेलते हैं, साइकिल की सवारी करते हैं। उनकी ये वृद्ध मांसपेशियां संवेदन का बढ़ाती है। खेल खेल में जमीन के गड्ढे खोदते हैं, पत्तियों के हार बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, उसमें रंग भरने में बच्चों की लघु मांसपेशियों का भी प्रयोग होता है। तो कहीं ना कहीं उनकी इन क्रियाओं के कारण उनकी मांसपेशियों का संचार और उसमें खून तेजी से हो रहा है और वो मांसपेशियां बढ़ रही है, उनमें विकास हो रहा है। खेल खेल में बच्चे भाषा में सहायक, मतलब खेल भाषाई विकास में कैसे सहायक है वो देखते हैं। भाषा सीखने के लिए उनकी भाषा को सुन पाना और बोल पाना आवश्यक होता है। पालनकर्ता के साथ परस्पर विनोदशील क्रियाओं में बच्चों को भाषा सुनने के बहुत अवसर मिलते हैं जो उसे बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। जब बालिका 9 महीने की होती है तो गागा, बेबे, मामा, मम्मम जैसे कई स्वर निकालते हैं। इनमें से कुछ तो स्वर वयस्कों की भाषा से मिलते जुलते हैं। पालनकर्ता इन आवाज़ों को सुनकर बहुत खुश होता है और वो बच्ची को कहता है उन्हें दोबारा से उच्चारण करने के लिए। भाषा की यह शुरुआत है। अंतःक्रिया दौरान बालिका विभिन्न ध्वनियों के बीच अंतर सीखती है। उसे क्षमता के बाद अब्बा, अम्मा जैसे शब्दों में भेद करती है। वहीं उनके साथ अलग अलग शब्दों की उन्हें पहचान भी करती है। खेल में बच्चों को चाकोर, गोल, सीधी, वक्र रेखा ये सारी आकृतियों को समझने और उन्हें बनाने का भी ज्ञान होता है। इसी के साथ अगर खेलते हुए यह सीखते हैं कि काला, लाल, छोटा वृत्त ये सभी के बारे में उसे समझने में सहायता मिलती है। कै अक्सर कै ही रहता है, चाहे वह शब्द के साथ जुड़ा हो या उसके अंत में हो। खेल खेल में पहले के बाद बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे जैसी संकल्पनाओं का अर्थ हमें मिलता है। देखिए, कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ये उन्हें कहानी सुनने का बहुत अच्छा लगता है। कहानी पढ़ने की उन्हें इच्छा जागृत होती है। पढ़ने और लिखने के लिए वे प्रेरित होते हैं। कहते हैं बच्चों को नया स्टोरी सुनाना चाहिए। क्यों सुनाना चाहिए? कहीं ना उसका पीछे रीज़न ये है कि जब बच्चे कहानी सुनते हैं ना, तो वो कहानी सुनते सुनते कल्पना के साथ ये भी सोचते हैं कि इस किताब में ऐसे कितनी अच्छी अच्छी कहानी होगी। कुछ समय के बाद वो हैबिट उन्हें पड़ जाएगी। वे कहेंगे खुद किताब ला के मुझे कहानी सुनाओ। अगर आप उस समय नहीं भी सुनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ने की खुद कोशिश करता है। उन्हें फ़ोटो, उनकी इमेज को देखता है, उन्हें समझने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ उनका विकास हो रहा है मानसिक रूप से। वो पढ़ने और लिखने की ओर प्रेरित हो रहे हैं। और यही कारण है, अब लैंग्वेज सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हज़ारों कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान को स्पीकिंग के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में एक वातावरण भी मिल जाए तो वो उसके लिए बेस्ट है। अगर 6 महीने किसी किसी भी जगह ऐसी रहे जहाँ टोटली इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी नहीं बोली जाती, तो आप 6 महीने में इतने परफेक्ट खुद हो जाएंगे कि आप यहाँ के सबसे बात कर पाएंगे। और ये हकीकत है कि वातावरण सबसे अहम है बच्चे को एक इंटेलिजेंट बनाने में
और एक इंटेलिजेंट ना बनने में केवल सबसे ज़्यादा जो मेन कारण है वो है वातावरण। तो वातावरण बहुत अहम भूमिका निभाता है बच्चों की समझने सोचने की क्षमता को बढ़ाने में। इसी के साथ खेल के द्वारा बच्चे सामाजिक होना सीखते हैं। ये बात हम क्वेश्चन भी हमने देखा था कि सामाजिकरण बच्चों में कैसे होता है, तो ये क्वेश्चन वहीं से रिलेट करता है। इसमें जब माँ शिशु को नहलाती है, कपड़े पहनाती है, सुलाती है, उनकी अन्य सभी सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है और इन्हीं इन्हीं क्रियाओं के दौरान बालिका की माँ को पहचानने लगती है, उसकी माँ से लगाव भी बढ़ता है। आप जानते हैं कि यह शिशु का पहला सामाजिक संबंध है जिसका उसके भावी संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जीवन में प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के हाथों पैरों तथा आसपास की वस्तुओं से खेलती है। शिशु की को यह पता चलता है कि शरीर के आसपास की वस्तुओं को अलग ऐसे अनुभवों के द्वारा उसके बारे में धारणा विकसित होती है। खेल के द्वारा बालिका यह समझती है कि लोगों और वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह समझने लगती है कि रोने पर माँ उसके पास आएगी, हंसने पर वो भी हंसेगी और उसे गोद में उठा लेगी। वह एक डिब्बे को धक्का देती है और उससे दूर हो जाता है। परिवेश को जानने और विभिन्न स्थितियों को जूझने में बालिका का आत्मविश्वास बढ़ता है। वह स्वावलंबी होने का एहसास होता है। जैसे जैसे बालिका बड़ी होती है यह अन्य बच्चों के साथ खेलती है। उसके साथ खेलते हुए आसपास की चीज़ें बांटना, नियमों को चलना, अपनी बातों को रखना, प्रतीक्षा करना सीखती है। वह अन्य प्रकार के दृष्टिकोणों में भी उसका अहम योगदान होता है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये इमेज आप, जिसमें एक बच्ची है वो किस प्रकार राउंड एंड राउंड बच्चों के घूम रही है और खेल खेल रही है। सब बच्चों ने सर नीचे झुका रखा है। ये उसकी क्रियाओं में बहुत ही बदलाव ला रहा है। यहाँ उसे सभी लोगों के साथ में रहना, उनके साथ समय व्यतीत करना, खेलना, तो वो कहीं ना कहीं उसके सामाजिकरण को ही बढ़ावा दे रहा है। इसी के साथ खेलते समय बच्चे अन्य वयस्कों की नकल भी करते हैं। इस प्रकार उपयुक्त व्यवहार और उन भूमिकाओं को सीखते हैं जो कि उन्हें बड़े होकर निभानी होती है। खेलते हुए परस्पर क्रिया के वे विभिन्न प्रकार के कार्यों, त्योहारों, धारणाओं, परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि जो हमने यूनिट बातें पढ़ी उसमें हमें क्या क्या पता चला कि किस प्रकार बच्चों में संज्ञान होता है चीज़ों को समझने के लिए। उसके बारे में हमने एग्जाम्पल भी देखे कि बच्चों को छूना, और उसके हमने ये भी देखे कि जिनके साथ ऐसा नहीं होता है उनके साथ उन पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये भी दे सकते हैं और ये भी बता सकते हैं जो बच्चे से अनाथालय में रहने वाले बच्चों से जब वो छोटे होते हैं पालने में ही पड़े रहते हैं, उनको देख रेख तो सब मिलती है लेकिन ना वो किसी वस्तु को सुन पाते हैं ना छू पाते, तो उनका विकास भी उसी प्रकार से उतना ही धीमा हो जाता है। तो इन्हीं सभी बातों पे हमने फिर देखा कि किस प्रकार पर जो पालन करता होता है उसकी क्या अहमियत होती है बच्चे के जीवन में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। मैंने जानवी पवार के पिता से सुना था, उनका कहना था कि जब मेरी बच्ची छोटी थी तो मैं उसको जो अपना जो ये है लाल किला है यहाँ पर घुमाने ले जाता था। वहाँ पे अंग्रेज़ों से उसे बात करने के लिए प्रेरित करता था। घर में भी मैंने ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश करी थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड में ही कांटेक्ट करें, उसे इंग्लिश स्टोरी सुनाता था तो वो खुद उसके लिए वातावरण बन चुका था। और वो इस वातावरण में रह के उसको पता चल गया था कि किस लैंग्वेज को कैसे सीखना है, और आज वो इतनी छोटी सी उम्र में ना जाने कितनी सारी लैंग्वेज बोल रहती है, उन्हें बिल्कुल अच्छे से बता भी सकती है और सिखा भी सकती हैं। तो ये सिर्फ एक इन्वायरमेंट है जो एक पेरेंट्स के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने अपने बच्चे को गोल्डन बना दिया, वो गोल्डन जिसको देख कर सब हैरान हो जाते हैं। तो ये सब चाहते हैं, आने वाली जनरेशन भी यही चाहती है, जो पेरेंट्स हैं वे भी यही चाहते हैं। तो वो वातावरण हम ही बना सकते हैं, हम सबके ही हाथ में है। चाहे हमारा छोटा भाई बहन हो या इन फ्यूचर होने वाली बातें हों, वो सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ हम आगे पॉइंट पर ध्यान देते हैं कि आगे का हमारा पॉइंट क्या है।